प्रारंभ करें। सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करते हुए मैं बहुत आनंद और गर्व से ये आप सबको बताना चाहती हूं कि हमारा पहला प्रस्ताव इस भाव से ओतप्रोत प्रस्ताव था कि एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान लेकर बढ़ने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। क्योंकि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी की विजय का ऐतिहासिक प्रदर्शन जो हुआ उस पर प्रस्ताव रखा गया। कार्यकर्ताओं के समर्पण और जनता के समर्थन को आपका आभार मानते हुए ये प्रस्ताव जो पहला ही प्रस्ताव था वो वृहद कार्य समिति के समक्ष बहन कविता पाटीदार जी ने उसे रखा। मित्रों, ये तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी का बनना कोई साधारण बात नहीं। और अगर उन्हीं के शब्दों में कहूं तो एक बड़ी महत्वपूर्ण और मार्मिक बात उन्होंने कही। लोकसभा में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कि तीसरा टर्म उनका आने वाले 1000 सालों के लिए भारत को समृद्ध, सुखी, सक्षम और सर्वोत्तम स्थिति में लाने के लिए अपना काम करेगा। तीसरा टर्म में उनका सारा मंत्रिमंडल और सरकार। मित्रों, ये तीसरी बार का बनना 1962 की स्थिति से भिन्न स्थिति का विजयश्री है, क्योंकि तब ना देश में कोई सक्षम विपक्ष था और देश स्वतंत्रता के बाद की जो एक अनुभूति थी, जो आनंद था, उससे सराबोर था। आपने सबने देखा कि किस प्रकार सारा विपक्ष जो आपस में एक तो कतई नहीं था, पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ किस प्रकार भ्रम से, झूठ से, नकारात्मकता से ओतप्रोत बातें बहुत मजबूती से करता चला गया। उनके पास भ्रम था, झूठ था, नकारात्मकता थी, और हमारे पास विकास था, विचार था, सेवा थी और बड़े लक्ष्य थे। मित्रों, ये भी चर्चा हमने इस प्रस्ताव में करी कि जहां जम्मू कश्मीर में आतंक की स्थितियां थी, जाने की और रुकने की और एक इस प्रकार के सुखद चुनाव की स्थितियां ही नहीं थी, वहां धारा 370 हटाने के पश्चात आपने देखा कि पहली बार दशकों के बाद एक रिकॉर्ड वोटिंग हुई और हम ये कह सकते हैं कि उस वोटिंग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा और विरोधी ताकतों को करारा जवाब मिला। ये चुनाव एक प्रकार से इस बात का चुनाव था कि सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर देश के जन जन को विश्वास था। यह चुनाव विकसित भारत के संकल्प की विजय का चुनाव था और 10 वर्ष के सुशासन पर जनता की तीसरी बार मुहर लगाने का यह चुनाव था। और मुझे यह बड़ी हास्यास्पद बात लगती है कि कांग्रेस से 2.5 गुना अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और फिर भी अगर उन्हें इसका बहुत आनंद है तो ये माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को न केवल जनता बल्कि कांग्रेस पार्टी स्वयं को स्वयं ही कितना अंडर एस्टिमेट करती है कि वो हार कर भी
अगर इतने प्रसन्न हैं तो उनकी अपनी मानसिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, देश में उनका धरातल कितना कमजोर हुआ है। साथ ही उड़ीसा की जीत पहली बार, इस पर प्रस्ताव में हमने उड़ीसा के कार्यकर्ताओं को और जनता को बधाई दी। और अरुणाचल प्रदेश में तीसरी बार फिर हमारी सरकार बनी, इसका उल्लेख हमारे इस प्रस्ताव में था। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से राज्यों में न केवल सीटें मेंटेन करी, बढ़ाई, बल्कि अपना वोट प्रतिशत भी हमारा बहुत से राज्यों में बढ़ा। और केरल जैसे स्टेट में हमारी अपनी एक सीट आना वो बहुत सुखद है और आने वाले समय के लिए मैं तो कहूँगी एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट है। और साथियों, साथ ही हमारा केरला में वोट प्रतिशत बढ़ा, जो 12.93% से बढ़कर 16.68% हुआ। न केवल केरला बल्कि प्रस्ताव में हमारे प्रदेश की महामंत्री ने जो विषय रखा, असम में हमारा वोट प्रतिशत 36.05 से बढ़कर 37.43 हुआ। छत्तीसगढ़ में 50.07 से बढ़कर 52.65% हुआ। उड़ीसा में 38.37% से बढ़कर 45.34% हुआ। पंजाब में 9% से बढ़कर 18% हुआ। तमिलनाडु में 3% से बढ़कर 11% हुआ। और मेरे मित्रों, साथियों, तमिलनाडु में 3% से 11% तो कई गुना वृद्धि हुई। तेलंगाना में 19% से बढ़कर 35% की वोट शेयर की अभिवृद्धि हुई। त्रिपुरा में 49.03 से बढ़कर 70.72% की वृद्धि हुई। और अंडमान निकोबार में 45% से बढ़कर हम करीब 51% वोट शेयर पे गए। तो मैं ये आपके सामने इसलिए बताना महत्वपूर्ण समझती हूँ कि हमने पुनः तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ जिन स्टेट्स में हमें वोट कम मिलते थे, उनमें कई जगह तो गुणांक में, मल्टीपल्स में हमारे वोट शेयर की वृद्धि हुई है। और मध्य प्रदेश में 29 में से 29 लोकसभा की सीटों पर विजयश्री हासिल कर हम जहां पहुंचे हैं, वहां का अब रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाएगा। और हमें भी उस रिकॉर्ड को संभालना ये एक हमारी बड़ी जवाबदारी है, जो निश्चित ही जनता की सेवा कर विकास के प्रतिमानों पर अपने आप को बनाए रखकर हम इसको मेंटेन निश्चित तौर पर कर सकेंगे। और 2019 से हमारा वोट शेयर भी बढ़ा, जहां इस लोकसभा के चुनाव में 58% से बढ़कर 59.27, मतलब 1.25% का वोट शेयर भी हमारा बढ़ना बहुत बड़ी बात मैं मानती हूँ। और मित्रों, हम 11वीं से 5वीं नंबर की हम अर्थव्यवस्था बने, इसका तो उल्लेख हम बार बार करते हैं और आप भी उसको सुनते मानते। पर बहुत बड़ी बात जो हमने अंडरलाइन करी अपने प्रस्ताव में, वो वैश्विक दृष्टि से हम दुनिया के 15% अर्थव्यवस्था को हमारा देश भारत आज कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में ना जाते हुए अपनी बात को अगर कंक्लूड करना चाहूँ तो संस्कृति से लेकर, प्रकृति से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, सेवा से लेकर, आईटी से लेकर, कृषि से लेकर, इंडस्ट्री से लेकर, हम गरीब, युवा, महिला, किसान, इन सबको सेवा देने के जो हमने कीर्तिमान और दिशा स्थापित करी है, उस पर भारत की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लेकर लखपति दीदी तक का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, सोच है, जिसका एक उदाहरण नमो ड्रोन दीदी योजना है। ऐसे अनेकों विषय हैं जिस पर मैं अगर सड़कें कितनी बनी इसके विस्तार में जाऊं तो बहुत बात बड़ी हो जाएगी। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट हमारा देश भारतवर्ष हुआ है। आप सबको मैं इतना बताते हुए अपनी बात को आगे भी बढ़ाऊंगी और अपनी बात को मैं
पूरा भी करना चाहूँगी कि चाहे सूर्य घर अर्थात सोलर टॉप वाला माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय हो, चाहे जो कहा वो सब कुछ हमने किया, वो हमारा 1 रैंक 1 पेंशन का विषय हो, और शिक्षा के क्षेत्र में 16 IITs, 7 IIM, 15 नए एम्स, 315 मेडिकल कॉलेजेस और 390 विश्वविद्यालयों की स्थापना, और भारत का जैसा मूल विचार है विश्व बंधुत्व का, उसका संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी सारे दुनिया में जिस सफलता से दे पाए, उससे हम सब न केवल गौरव महसूस करते हैं बल्कि हम सबके लिए भी उन्होंने बहुत ऊंचाई के प्रतिमान स्थापित करे, और जिन्होंने 90 बार संविधान को तोड़ा, 90 बार संविधान के विरुद्ध जाके संवैधानिक तरीके से सरकारें तोड़ी, वह फरेब करते हुए जनता को गुमराह करने के लिए संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते रहे। और मित्रों, जब राहुल गांधी जी का लीडर ऑपोजिशन बनने के बाद पहला भाषण हमने सुना, तब लगा कि हम सब और ये देश कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और साथ में हम सब ने 25 जून 2075 के काला दिवस को भी हमने स्मरण किया कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती ही संविधान की मजबूती है। इसे हमें इस दिशा में कार्यकर्ता के नाते से निरंतर काम करते रहना है। अयोध्या में बने श्री राम जी के भव्य और दिव्य मंदिर का तैयार होना बहुत असाधारण विषय है। और एक बार पुनः देश के प्राचीन गौरव नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख हमारे इस कार्य समिति में किया गया। शंकर शाह, रघुनाथ शाह, भीमा नायक, टंटिया मामा, रानी दुर्गावती, रानी कमलापति, अनेक आदिवासी योद्धाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ। इतना ही नहीं, हमने 100 करोड़ की लागत से संत रविदास जी के भव्य मंदिर का निर्माण, बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी के पंच तीर्थों का विकास, ये सब कुछ संभव हो सका तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हुआ। और मैं इतना कहते हुए आप सबको भी बधाई दूंगी, क्योंकि हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल को बहुत आशा और आकांक्षाओं के साथ हम सब देख रहे हैं। सॉरी। निहार रहे हैं उनके इस तीसरे कार्यकाल को। और आप सबको मैं आज की इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी ने व केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके जी ने, जगदीश देवड़ा जी व दुर्गादास उइके जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इसका समर्थन किया, इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव का। क्योंकि ये जो प्रस्ताव है भारत के अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः इस देश की बागडोर संभालना हम सब के लिए आनंद का, गौरव का, सुरक्षा का, राहत का, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। धन्यवाद। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद।